अणुरेणूतून शब्द प्रकटती, चला चला पुढती. विज्ञानाचा प्रकाश आला, घडे दिव्य क्रांती. नवयुग आले प्रभातयाची, पहा दिसत दिव्य. शून्यातून विश्व उभारू, जिद्द असे भव्य. नसा नसातून जोश उसळतो, नवा आशा चित्ती. विज्ञानाचा प्रकाश आला, घडे दिव्य क्रांती. कविवर्य वि. भा. नेमाडे यांच्या या काव्यपंक्ती. खरं तर नव्या युगाचं गाणं म्हणताना यावर्षी आपण साजरे करतो आहोत तो आहे अमृत महोत्सवी वर्ष. देशभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जात आहे आणि याच निमित्ताने मी चैताली कानिटकर आपल्या सगळ्यांचं आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करते. आज आपल्या सोबत आहेत NPCILचे अध्यक्ष आणि प्रबंध निदेशक श्री सतीश कुमार शर्मा सर. नमस्कार सर, कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए. प्रश्नच नाही सर, आपल्याबद्दल काय बोलावं तितकं कमी आहे. सर, या निमित्ताने मला आज विचारावंसं वाटतं की संपूर्ण देशात याबद्दलचा एक उत्साह आहे आणि जोश आहे. तर NPCIL या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये कशी काय भागीदारी करते हे आम्हाला सांगा. इस राष्ट्रीय उत्सव में पूरे देश की तरह NPCIL भी अपने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी कर रहा है. इसके अतिरिक्त हम NPCIL में अपनी पुरानी उपलब्धियों की समीक्षा कर तथा उससे सीखे गए सबक के आधार पर भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और देश को स्वच्छ तथा सुरक्षित ऊर्जा प्रदान करने के अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित कर रहे हैं. प्रश्नच नाही, आपण खूप छान पद्धतीने आम्हाला एक लक्ष्यही सांगितलं आणि पुढे काय होणार आहे याची एक जाणीव करून दिलीत. खूप छान पद्धतीने याचं मार्गदर्शन केलं. मला असं विचारावंसं वाटतं या निमित्ताने की आण्विक ऊर्जा कार्यक्रमाच्या इतिहासाविषयी खूप जणांच्या मनात कुतूहल असतं. तो इतिहास आम्हाला जरा उलगडून दाखवाल का? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में हुई थी और इसका उद्देश्य था देश की दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना. इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए देश में उपलब्ध जो संसाधन हैं उनके आधार पर एक चरणबद्ध कार्यक्रम का विकास किया गया, जिसमें 3 चरण हैं. पहले चरण में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और तीसरे चरण में थोरियम पर आधारित रिएक्टरों को स्थापित करना है. इस कार्यक्रम को तैयार करने के बाद फिर शुरू हुआ क्षमता वृद्धि का काम और उस दिशा में मटेरियल्स, फ्यूल साइकिल, इंस्ट्रूमेंटेशन क्षेत्रों में क्षमता बनाने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई. 1960 के दशक में तारापुर में पहले 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया गया, उनका प्रचालन शुरू किया गया. 1970 के दशक में शुरू करके प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स की एक श्रृंखला स्थापित की गई और इस श्रृंखला में अब तक हम 18 रिएक्टरों को स्थापित कर चुके हैं. मुझे ये बहुत खुशी होती है आपको बताते हुए कि 700 मेगावाट के हमारे पूर्णतः स्वदेशी रिएक्टर श्रृंखला का पहला रिएक्टर अभी इसी साल की शुरुआत में जनवरी में ग्रिड से कनेक्ट करके और बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया है. सर, मला असं विचारावंसं वाटतं की ऊर्जा केंद्र कुठे कुठे आहेत, किती आहेत आणि प्रतिदिन त्या ठिकाणी किती ऊर्जा तयार केली जाते किंवा त्याचं उत्पन्न किती होतं? तो तारापुर में 4 रिएक्टर हैं. राजस्थान में कोटा के पास रावतभाटा नाम की जगह पर, वहाँ अभी हमारे 6 रिएक्टर हैं. उसके बाद मद्रास के पास में कल्पकम में 2 रिएक्टर, नरोरा उत्तर प्रदेश में 2 रिएक्टर, काकरापार गुजरात में 2 रिएक्टर, कायगा कर्नाटक में 4 रिएक्टर और कुडनकुलम में जो कि तमिलनाडु में है वहाँ 2 और रिएक्टर. इस तरह से कुल 22 रिएक्टर इन 7 जगहों पर अभी बिजली उत्पादन कर रहे हैं. इसके अलावा हम कुछ नई साइट्स पर, कुछ नई जगहों पर और बिजली घर स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, जिनमें हरियाणा में एक साइट है हिसार में, वो महत्वपूर्ण है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में चुटका जबलपुर के पास और राजस्थान में माही बांसवाड़ा
उदयपुर के पास, ये प्रमुख है। गेल्या दशकापासून आत्तापर्यंत आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टी अशा साध्य केल्यात की ज्याच्यामुळे जागतिक स्तरावर आपल्या देशाचं नाव पुढे येतंय आणि आपण इतर देशांच्या रांगेमध्ये येऊन बसलोय, तर अशा कुठल्या कुठल्या गोष्टी साध्य झालेल्या आहेत? जो बातें या जो पहलू आयाम हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के मुझे संतोष से भर देते हैं, उनमें सबसे पहला है कि हमारा कार्यक्रम पूर्णतः स्वदेशी है, पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों के द्वारा डिज़ाइन किए हुए, भारत की इंडस्ट्री और भारत की निर्माण कंपनियों के द्वारा बनाए गए परमाणु बिजली घर है। की आपली वीज तयार करण्याचं जे तंत्रज्ञान आहे आणि इतर देशांचं जे तंत्रज्ञान आहे, तर त्यात नेमकी तफावत काय आहे, यात फरक काय आहे? तो परमाणु बिजली घरों का जो मौलिक सिद्धांत है वह एक जैसा ही है। हमारे परमाणु बिजली घरों में भी और बाहर के परमाणु बिजली घरों में भी यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 के अणुओं के विखंडन से ऊर्जा उत्पादित की जाती है और उससे बिजली बनाई जाती है। ज्या वेळेला आण्विक ऊर्जेचा विषय निघतो त्यावेळेला असं बघायला मिळतं की लोकांच्या मनामध्ये याच्याविषयी प्रचंड गैरसमज आहेत, एक भीती आहे, एक थोडेसे शंका आहे की यातून तयार होणारी जी ऊर्जा आहे त्याच्यामुळे रेडिएशन होतं का, किरणोत्सार होतो का? तर लोकांमधली ही भीती दूर करण्यासाठी आपण काय पद्धतीने प्रयत्न करता आहात हे आपल्याकडून ऐकायला आवडेल। यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ कि न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को लेकर आम जनता में कुछ भ्रांतियाँ हैं, परंतु इनके ऐतिहासिक कारण हैं। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि परमाणु की ताकत और उसमें जो असीमित ऊर्जा है उसका प्रथम प्रदर्शन विनाश के लिए हुआ था। सन 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा में जब परमाणु बम फोड़े गए तब दुनिया ने पहली बार परमाणु की ताकत को देखा और उन बमों से, उन विस्फोटों से हुआ विनाश और उसके बाद के दुष्प्रभाव अभी भी जनमानस से मिटे नहीं हैं। और इसलिए जब भी कभी परमाणु की ताकत का जिक्र आता है तो सबसे पहले ध्यान जाता है विनाश की ओर। परंतु सच्चाई ये है कि इसी ऊर्जा को, इसी ताकत को जब हम बिजली घरों में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब डिज़ाइन में, यानी जब हम अपनी रूपरेखा बनाते हैं परमाणु बिजली घर की डिज़ाइन में, सुरक्षा को, संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और रेडियो एक्टिविटी तथा पर्यावरण के बीच में कई अनेक अवरोधों की स्थापना की जाती है, जिससे रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियोधर्मिता पर्यावरण तक न पहुंच सके। खरंच आहे, वैज्ञानिक तथ्याची जाणीव जर लोकांना झाली आणि लोकांमध्ये जागृती झाली तर प्रश्नच येणार नाही, कारण खरं सांगायचं तर प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू आहेत, चांगली आणि वाईट, आणि लोकांच्या मनात एक विनाशकारी वापर एवढंच आहे। पण आज आपण याचा खुलासा केला, शाळांमधून आपण जागृती करताय, लोकांमधला गैरसमज निश्चितच दूर होईल याची मला एक खात्री वाटते। मला असं विचारावंसं वाटतं की भविष्यामध्ये आण्विक ऊर्जेसंदर्भात कुठले असे आपल्या मनात प्रकल्प निर्धारित आहेत की जे आपल्याला करायचे आहेत आणि जे भविष्यात होणार आहेत? मैं भविष्य की योजनाएं पहले आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा। जैसा मैंने पहले बताया कि 22 रिएक्टर, इसके अलावा 23वें रिएक्टर जो 700 मेगावाट का है उसको अभी ग्रिड से जोड़कर उसमें बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा 9 और रिएक्टर हैं जिनकी कुल क्षमता है 7500 मेगावाट, जो निर्माण के विभिन्न चरणों में है। साथ ही 10 और 700 मेगावाट क्षमता के प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों के निर्माण की दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है। तो इन सभी रिएक्टरों का जब निर्माण पूरा हो जाएगा, सन 2031 तक की योजना है, तब हमारी कुल स्थापित क्षमता होगी 22,450 मेगावाट। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 10 सालों में और नए प्रोजेक्ट्स हाथ में नहीं लिए जाएंगे और नई योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी। इन 10 सालों में मुझे पूरा विश्वास है कि और भी नए रिएक्टरों पे काम शुरू किया जाएगा और असल में ये जो क्षमता है ये उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। अभी तक का हमारा जो रिकॉर्ड है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही संतोषजनक है और हम अपने नए रिएक्टरों में
संरक्षा प्रणालियों को और विकसित कर रही है और मजबूत कर रही है। तो इसलिए जो नए रिएक्टर बनेंगे उनमें संरक्षा को लेकर, सेफ्टी को लेकर कोई दुविधा हो ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है। ये आज जो चल रहे हैं रिएक्टर, इनसे भी ज़्यादा सुदृढ़ संरक्षा प्रणालियों के साथ बनाई जाएंगी और इन रिएक्टरों का प्रचालन पूरी तरह से सुरक्षित होगा। इन रिएक्टरों को चलाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो पूरी तरह प्रशिक्षित हैं और वो सुरक्षा को अपने काम में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। जहाँ कहीं भी संरक्षा या उत्पादन में को लेकर कभी भी भ्रम की स्थिति बनती है तो सबसे पहले संरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। खरंच आहे की याचा कुठलाही प्रतिकूल परिणाम लोकांवर होणार नाही आणि हे सगळे प्रकल्प अगदी पर्यावरण स्नेही असतील असं आम्हाला आत्ताच समजले, याची एक खात्री वाटायला लागली। अगदी शेवटी जाता जाता मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की आपल्या येणाऱ्या पुढच्या पिढीला आपण काय संदेश द्याल आणि ज्याच्यामुळे अनेक तरुण मुलं ही या उपक्रमामध्ये सहभागी होतील आणि अशा संस्थांना जोडले जातील आणि आपल्या भविष्यासाठी काम करतील। संदेश देना तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी गंभीर बात हो जाएगी और मैं नहीं समझता कि मैं संदेश देना चाहूँगा या संदेश देने के योग्य हूँ। परंतु मैं एक निवेदन और एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हम सब ये याद रखें, युवा पीढ़ी ही नहीं, हम सब ये याद रखें कि ये जो पर्यावरण है, ये जो पृथ्वी है, ये जो संसाधन है, ये हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिले हैं, उत्तराधिकार में नहीं मिले हैं। इनको हमने अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जब हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जब हम पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाली किसी भी गतिविधि में लिप्त होते हैं, तब हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और इसी को आगे ले जाते हुए आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मानवता की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अक्षय ऊर्जा के जो साधन हैं जैसे सोलर, विंड इत्यादि, उनके साथ साथ बेस लोड के तौर पर न्यूक्लियर पावर ही आज की तकनीक के स्तर पर एकमात्र स्वीकार्य उपाय है। अगर हमें नेट जीरो की दिशा में आगे बढ़ना है, यानी हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को शून्य करना है, तो हमें अक्षय ऊर्जा के साधनों के साथ साथ न्यूक्लियर पावर के ऊपर भी, नाभिकीय ऊर्जा के ऊपर भी अपनी निर्भरता को बढ़ाना होगा। और आज इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा जो विकल्प होंगे वो इतने महंगे होंगे कि संभवतः हम उन विकल्पों को अपना ही न पाएँ। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तकनीक से जुड़ें, इस मुहिम से जुड़ें और अपने पर्यावरण को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक सुरक्षित और अधिक स्वच्छ छोड़कर जाने का जो हमारा कर्तव्य है उसमें भागीदार बने। खरंच आहे की भविष्यात येणाऱ्या पिढीला या ऊर्जेबरोबर काम करताना पर्यावरणाच्या संतुलनाबाबत काळजी घ्यायची आहे आणि अक्षय ऊर्जा संपत्तीचाही वापर करायचा आहे, तर आणि तरच पर्यावरण संतुलन हे आपल्या हातात राहील। हे आपण सांगितलं सर। आपण आज आम्हाला अमूल्य वेळ दिलात आणि इतक्या छान पद्धतीने खूप चांगली माहिती दिलीत, त्याबद्दल कार्यक्रमात मी आपले मनपूर्वक आभार मानते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका आभारी हूँ। हेच सांगावंसं वाटतं, भारताचे परमाणु प्रकल्पाचे सूत्र स्वच्छ, हितकारक, पर्यावरणाचा आहे हा मंत्र। हा आणि हाच ध्यानी ठेवूयात मंत्र। धन्यवाद।